आज बहुत आराम से थोड़ा सा हम लोग आज स्लाइड के माध्यम से एनसीईआरटी को डिकोड भी करेंगे, राइट? थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, ठीक है ना? और कोशिश करेंगे ये पीडीएफ आपको मिल जाए। चलिए, तो बच्चों ये है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हम लोग का चैप्टर है। जरा देखिए, पहचान लीजिए ग्रेगर जॉन मेंडल को, थोड़ा सा विजुलाइज करिए। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में दो चीज करते हैं बच्चों, एक पढ़ते हैं हेरिडिटी और दूसरा पढ़ते हैं वेरिएशन। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बेटा बोलते हैं? मेंडल को। इनहेरिटेंस का बेटा मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। तो जरा सा देख लीजिए, मेंडल साहब को पहचान लीजिए। जरा बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं? ये बेटा स्लाइड आपको दिख रही है कि नहीं? आप लोगों को हम बीच में तो नहीं आ रहे हैं? बोलो बच्चों, क्लियर दिख रहा है? यस सर, ठीक है। अब बेटा चलिए देखिए, आगे देखिए क्या है अगला पॉइंट। ये देखिए, हमने आपको याद बोला था 8000 to 10,000 BC, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट, न्यू अबाउट वन ऑफ द काज ऑफ वेरिएशन इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। They exploit variation present in wild population to selectively variety breed। और हमने आपको साहिवाल काऊ के बारे में बताया था, साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब। और देखिए, दिस इज द साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब। थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिए। थोड़ा साइड हो जाए, किधर हो जाए, किधर होने से दिखेगा बच्चों को? इस साइड में। चलिए, अब दिख रहा है बच्चों? साहिवाल काऊ क्लियर? देखिए अपना पेज, अपने बुक में देखिए, पेज नंबर ओपन करिए, पेज नंबर 70, साहिवाल काऊ, ठीक है, क्लियर? आगे बेटा देखिए, ये हमने आपको बता दिया था मेंडल। इसके बाद देखिए वेरिएशन। वेरिएशन में क्या बताया था? इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। वेरिएशन में भी इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड साइटोलॉजी, मतलब बाहर से दिखने में, फिजियोलॉजी में और साइटोलॉजी में, और अपने व्यवहार में, ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। अब जरा देखो, ये पेरेंटल जनरेशन है और ये F1 जनरेशन है। जरा देखिए, दोनों के बीच में डिफरेंस है, और बेटा यही शो करता है वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। देखिए, ये पेरेंट है, ये प्रोजेनी है, तो पेरेंट और प्रोजेनी के देखिए बीच में अंतर है, और यही बेटा होता वेरिएशन। और इसी वेरिएशन को डार्विन ने क्या कहा था बच्चों? रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। और बेटा ये कही थी किसने? डार्विन ने। लेकिन डार्विन के थियरी का वीक पॉइंट क्या था? ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द वेरिएशन, ठीक है ना? वेरिएशन का सोर्स क्या है, ये डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये वेरिएशन वाली बात हो गई थी। इसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किस पे काम किया था बच्चों? तो ये काम किया था पाइसम सेटाइवम। कितने साल तक काम किया था? 7 ईयर्स। ईयर क्या थे बच्चों? 1856 टू 1863, ठीक? और इन्होंने प्रपोज क्या किया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगला सवाल बनता है, मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया था? पी प्लांट पे। चलिए, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों। आगे आ जाइए,
मेंडल ने क्यों पी प्लांट का सिलेक्शन किया था? अगला सवाल बनता है, पी प्लांट के सिलेक्शन से फायदा क्या था? तो पहली बात था, पी प्लांट में बहुत सारे डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब उल्टा। जैसे क्या था बेटा, लॉन्ग, ये सब हो चुका है, बस रिवाइज करना है। लॉन्ग एंड शॉर्ट। जैसे फ्लावर का कलर था रेड एंड व्हाइट, और जैसे फ्लावर की पोजीशन थी टर्मिनल एंड एक्सियल। दूसरी बात है बेटा, देखो ये बहुत ही कॉमन सवाल है और ये कई बार पूछा गया है कि अगर किसी भी मटेरियल को हम लोग जेनेटिक रिसर्च में यूज करेंगे तो बच्चों उसकी लाइफ साइकिल शार्ट होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इनहेरिटेंस को स्टडी करना है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन। अगर उसका लाइफ स्पैन लंबा होगा तो एक्सपेरिमेंट के लिए वो मटेरियल ठीक नहीं है। तो पहली बात क्या है, बहुत सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होने चाहिए, लाइफ स्पैन शार्ट होना चाहिए, ये दोनों पी प्लांट में था, ठीक है ना। और फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक। इट इज वेरी इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन आराम से कराया जा सकता है, ठीक है ना। और जो हाइब्रिड बनते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। कभी कभी जो हाइब्रिड है वो स्टेराइल हो जाता है, तो बेटा कैरेक्टर का कैसे ट्रांसमिशन होगा इसको स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक सवाल यहां पर बनेगा कि मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया, इसके क्या क्या फायदे थे? तो मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया, ये तो बात सही है। पहला फायदा क्या था कि बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। दूसरा क्या था, लाइफ स्पैन शार्ट है, तो शार्ट लाइफ स्पैन में कोई वैज्ञानिक जब रिसर्च करेगा तो कई जनरेशन तक इसको देख सकता है, राइट। इसके बाद फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और हम लोग आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। इसके बाद हाइब्रिड बेटा इसका फर्टाइल होता है। नॉर्मली बेटा क्या होता है, नॉर्मली बेटा जो हाइब्रिड होते हैं ना, ये नॉर्मली हाइब्रिड होते हैं स्टेराइल, लेकिन जो पी प्लांट है इसका हाइब्रिड होता है फर्टाइल। तो ये सारे रीजंस थे। तो हो सकता है कि एक सवाल आपको बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि मेंडल ने जो पी प्लांट को सेलेक्ट किया था उसका क्या फायदा था। एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसने जितने कैरेक्टर चूज किए थे या तो वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, या अगर एक क्रोमोसोम पे थे तो उसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया था, जिसकी वजह से बेटा उसने खोज लिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बेटा है रीजन वाई मेंडल गॉट सक्सेस, ठीक है ना। तो मेंडल के सफल होने का रीजन क्या है? तो मेंडल ने पहली बात तो ये किया था, अच्छा मटेरियल यूज किया था पी प्लांट का, राइट। दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक टाइम पे एक कैरेक्टर उसने चूज किया था। अगर उसने कलर वाला किया, फ्लावर कलर, तो फ्लावर कलर देखा, लेंथ वाला किया तो लेंथ को देखा। तो ये सवाल क्या बनेगा कि मेंडल के सक्सेसफुल होने का रीजन क्या था? तो पहला रीजन तो उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बहुत अच्छा था, दैट वाज पी प्लांट। दूसरा बेटा क्या था, एक टाइम पे एक कैरेक्टर को उसने चूज किया था, राइट। इसके बाद क्या है बेटा कि he used all available technique to avoid cross pollination by undesirable pollen grain। अब मान लो ये जैसे पौधा है, तो अब बाहर का कोई पॉलन ग्रेन आ गया तो उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। तो उसने ऐसे सारे तरीके यूज किए थे जिससे क्या हो जाए, अनडिजायरेबल पॉलन ना आए। और बेटा इसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का यूज किया था बायोलॉजी में अपने रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए। तो सवाल अगर बने कि मेंडल के सक्सेसफुल होने का रीजन बताइए, मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुआ, तो पहली बात बताओगे कि उसने पी प्लांट चूज किया, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्या है, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर यूज किया, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद तीसरी बात क्या है, उसने वो सब टेक्निक अपनाई जिसके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए अनडिजायर्ड पॉलिन का। और इसके बाद बेटा उसने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स और स्टैट को यूज किया। अगर ये चारों ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑल। जल्दी से याद कर लीजिए कि मेंडल के सक्सेसफुल होने का रीजन क्या था, जल्दी याद करिए चारों पॉइंट। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मेंडल की वो सक्सेसफुल हुआ, जल्दी नोट करिए। वॉइस लैग कर रही है, वॉइस क्लियर नहीं है, बीच में रुक रही है। बेटा आवाज सही है जरा बताइए, कट रही है बेटा, आवाज क्लियर नहीं है क्या?
हाँ बेटा मीडियम, जरा बताइए क्या आवाज में दिक्कत है बेटा? सही है बेटा, टाइप करिए जरा, वॉइस कमिंग क्लियर, ठीक है, वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा बताओ क्या दिक्कत है, आवाज आ रही है? क्लियर हो गई सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो बच्चों मेंडल के सक्सेसफुल होने का रीजन, प्रॉपर प्लांट नंबर 1, एक टाइम पे एक करेक्टर नंबर 2, और सारी टेक्निक अपनाई जिसके द्वारा अनडिजायर्ड पॉलिन का पॉलिनेशन ना हो, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स और स्टैट यूज किया। ये बेटा पॉइंट हमने सारे क्वेश्चन के हिसाब से बनाए आपके लिए। तो बेटा क्लियर हुआ मेंडल के सक्सेसफुल होने का रीजन? मेंडल के सक्सेसफुल होने का रीजन क्लियर हुआ? सुखवीर राजपूत नहीं सर, बेटा मेंडल के सक्सेसफुल होने का रीजन क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, यस सर क्लियर। हाँ तो बेटा यहां पे ये सवाल बनेगा, मेंडल क्यों सक्सेसफुल हुआ। अब चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑलरेडी करा चुके हैं। मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किए थे? 7 गार्डन पी पे। और कैरेक्टर क्या थे बेटा? स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट में क्या कैरेक्टर था बच्चों? टॉल एंड ड्रॉप। फ्लावर का कलर वायलेट एंड व्हाइट, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, पॉड का शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड का कलर ग्रीन एंड येलो, सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, सीड का शेप राउंड एंड रिंकल्ड। तो ये तो बेटा आपको अच्छे से पता ही है, ये आपकी किताब में दिया है। तो इसमें पूछा जाता बेटा कौन सा कैरेक्टर था डोमिनेंट और कौन सा कैरेक्टर था रिसेसिव। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब आप कर चुके हैं, ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले से। अब जरा देखो, ये हमने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया, ठीक। ये देखो बच्चों क्या है, देखो ये है राउंड और ये है रिंकल्ड, ये है येलो, ये है ग्रीन, ये है व्हाइट, ये है देखो वायलेट, ये है फुल, ये है कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये है येलो, ये है ग्रीन, और बेटा ये देखो एक्सियल, ये एक्सिस पे है राइट, और ये देखो एक्सियल, ये देखो टर्मिनल, ये देखो लॉन्ग, ये देखो शार्ट। क्लियर? तो बच्चों ये ऊपर वाले सारे के सारे कैरेक्टर डोमिनेंट हैं और नीचे के सारे कैरेक्टर रिसेसिव हैं। ये बेटा देखो एक्सियल और टर्मिनल, टर्मिनल जो होता है ये टर्मिनल का मतलब बिल्कुल ऊपर लगा है, ये वाली जो पोजीशन होती है ना ये रिसेसिव होती है, और एक्सियल पोजीशन बेटा क्या होती है बच्चों? एक्सियल पोजीशन इज डोमिनेंट। ये देखो पॉड में येलो और ग्रीन, ये फुल एंड इन्फ्लेटेड, यहां पर देखो फ्लावर व्हाइट एंड वायलेट, और यहां पर देखो येलो एंड ग्रीन, यहां पर देखो राउंड एंड रिंकल्ड। तो बेटा ये थे कैरेक्टर। हमें लगता है एक बार आपने इसको भी विजुलाइज कर लिया, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़ा दो जल्दी से, आगे चलिए बेटा। अगर पूछा जाए मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पॉलिनेशन था आर्टिफिशियल कि नेचुरल, तो बेटा मानी हुई बात है कि जब कोई ह्यूमन काम करेगा तो वो होगा आर्टिफिशियल और अपने आप होगा। हां बेटा मिलेगा पीडीएफ, ये जितने भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए सबको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो आर्टिफिशियल, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैसा था बच्चों? आर्टिफिशियल, और ये था हाइब्रिडाइजेशन राइट। और कितनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली थी? 14, ठीक। और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी क्या है बच्चों? ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर दोज दैट अंडरगोज कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन एंड सो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। मतलब ट्रू ब्रीडिंग वो होते हैं, हमने बताया था होमोजाइगस। क्या होते हैं बच्चों ट्रू ब्रीडिंग? होमोजाइगस राइट। और यहां पर दिया
P varieties that were studied at a time had all similar character except one with contrasting trait. Right? अब यहां पर देखिए बच्चों क्या है, ये देखिए, ये सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा है, ठीक। ये देखिए उसी पौधे का, ये देखिए स्टिग्मा है, और आपने फीमेल में पढ़ा होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये बेटा देखिए स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और देखिए इसी का पॉलिन ले जाके हम लोग पॉलिनेट करा रहे हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है बच्चों, जरा बता दीजिए। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या बनेगा, होमोजाइगस कंडीशन बन जाएगी। तो बेटा थोड़ा सा आपकी किताब में डायग्राम नहीं दिया है, हम डायग्राम से आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना सा है, बाकी ये सब करा चुके हैं, आपको अच्छे से क्लियर है। जरा बताइए ये क्लियर हुआ बच्चों। तो मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था आर्टिफिशियल था कि नेचुरल, तो बताओगे आर्टिफिशियल, क्योंकि मैन मेड था, ठीक है ना। और इसके बाद अगला सवाल है कितनी ब्रीडिंग वेराइटीज यूज की थी, तो 14। और ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी का मतलब होता होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब कैपिटल टी, राइट, कैपिटल टी, या होमोजाइगस का मतलब स्मॉल टी। ये सब हम लोग बेटा कर चुके हैं। अब बेटा जरा सा क्वेश्चन देख लो जो जो पूछा गया है। पहला सवाल, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, और ये नीट 2015 का सवाल है, क्या क्या नहीं यूज किया था। सीड कलर, पॉड लेंथ, सीड से फ्लावर पोजीशन। बताइए जरा क्या सही है। मेंडल ने कौन सा करेक्टर नहीं यूज किया था, तो देखो सीड का कलर तो यूज किया था, सीड का शेप भी यूज किया था, और फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल एक्सियल यूज की थी। सीड का शेप स्मूथ और रिंकल्ड यूज किया था, और सीड का कलर भी यूज किया था येलो एंड ग्रीन, लेकिन बेटा पॉड लेंथ यूज नहीं किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। अब चलिए अगला सवाल कर लीजिए। हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वेर स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। कितने पेयर कैरेक्टर को यूज किया था, देखिए नीट 2015 का सवाल है, ठीक है ना। पहला है 5 पेयर, 6 पेयर, 8 पेयर, 7 पेयर। हाउ मेनी पेयर, कितने पेयर कैरेक्टर यूज किए थे बच्चों। यस, वेरी गुड, 7 पेयर। गजब गजब, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं, 7 पेयर। चलिए अब आज का इस टॉपिक का अगला सवाल देख लीजिए। which one from those given below is the period of Mendel hybridization experiment। नीट देखिए 2017 का सवाल है, तो ये पीरियड था बच्चों 1856 टू 1863, तो थर्ड का हो गया बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए हमने एक बार बेटा आपको एनसीईआरटी से करा दिया, दूसरी बार बेटा हमने आपको विजुलाइज करा दिया, और तीसरा बेटा देखिए क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं। अब बेटा इसके बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। चलिए थोड़ा सा लगे रहिएगा चैनल पे। आज का अगला सवाल है नीट 2016 का इस टॉपिक से, ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को हमने बोला था ये होते होमोजाइगस, ये होते कैपिटल टी आर स्मॉल टी, और ये बच्चे होते हैं कैसे, प्योर, राइट। तो ये होते ट्रू ब्रीडिंग। 2016 का देखिए सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सवाल आएगा और आप सही कर लेंगे, बायो में कोई सवाल गलत आपका नहीं होगा। ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट अगर कहेंगे प्योर तो लगा देना प्योर, और अगर कहेंगे होमोजाइगस तो लगा देना होमोजाइगस, राइट। और अगर कहेंगे सेम एलिल है तो ये भी होगा सेम एलिल। तो चाहे बोले प्योर, चाहे बोले होमोजाइगस, चाहे बोले सेम एलिल, ऑप्शन बच्चों लगा देना ऑल, राइट। कभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी ट्रू ब्रीडिंग नहीं होगा, ट्रू ब्रीडिंग हमेशा होगा बच्चों कैपिटल टी। तो इसलिए बेटा फोर्थ का सही जवाब हो गया नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। क्योंकि जब कैपिटल टी होगा तो इसका बच्चा कैपिटल टी होगा। तो वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, कोई मतलब नहीं। प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन एमंग अनरिलेटेड पेरेंट, गलत हो गया। ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव, नहीं भाई, देखो बहुत ध्यान से, ये देखो बच्चों ने होमोजाइगस लगा दिया देख के, राइट, ये हमने बताया, लेकिन क्या लिखा देखो
एग्जामिनर ने यहां चकमा दे दिया, ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव नहीं, इट मे बी होमोजाइगस डोमिनेंट, इट मे बी होमोजाइगस रिसेसिव। और यही बेटा बताया इट में भी कैपिटल टी, इसमें भी स्मॉल टी, राइट। तो बच्चों इस तरह से जो इस आर्टिकल में जो जो सवाल पूछे गए वो बेटा आपको कराते जा रहे हैं। अब बेटा हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। तो बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, वही पहला स्लाइड। बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि जब हम लोग एक पेयर, अगर आपको याद हो कि जब हम लोग एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को रखकर क्रॉस कराते हैं तो एक कैरेक्टर अपीयर हो जाता है। हाँ बेटा, अब आंसर रिमूव कर देंगे। एक कैरेक्टर बेटा अपीयर होता है, दूसरा कैरेक्टर अपीयर नहीं होता। तो जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, जो कैरेक्टर नहीं अपीयर होता उसको बोलते हैं रिसेसिव। जैसे बच्चों अगर हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कौन सा डोमिनेंट हो गया, लॉन्ग, और कौन सा रिसेसिव हो गया, शॉर्ट। तो जब एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है तो एक कैरेक्टर अपीयर होता है, दूसरा कैरेक्टर अपीयर नहीं होता। तो बेटा जो कैरेक्टर अपीयर होगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट और जो कैरेक्टर अपीयर नहीं होता उसको बोलते हैं रिसेसिव। तो बेटा जब हमने लॉन्ग और शॉर्ट को क्रॉस कराया तो क्या मिला बच्चों, लॉन्ग। तो लॉन्ग इज डोमिनेंट कैरेक्टर। बस इतना सा आपको जानना और कुछ नहीं जानना। चलिए तो बेटा क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। अगर पूछा जाए मोनो हाइब्रिड तो बोलोगे सिंगल कैरेक्टर, अगर पूछा जाए डाई हाइब्रिड तो बताओगे डबल कैरेक्टर, अगर पूछा जाए ट्राई हाइब्रिड तो बताओगे 3 कैरेक्टर, अगर पूछा जाए टेट्रा हाइब्रिड तो बताओगे 4 कैरेक्टर, अगर पूछा जाए पेंटा हाइब्रिड तो बताओगे 5 कैरेक्टर। बेटा बहुत आसान है जेनेटिक्स, परेशान मत होइएगा। तो मेंडल ने क्या कहा कि जब हमने एक पेयर कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया तो एक कैरेक्टर अपीयर होता, दूसरा कैरेक्टर अपीयर नहीं होता। जो कैरेक्टर अपीयर होगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट, जो कैरेक्टर अपीयर नहीं होगा उसको बोलेंगे रिसेसिव। और मेंडल के इस रूल को बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर। तो बच्चों सबको लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हुआ, टाइप कर दीजिए। आज बेटा बहुत अच्छी स्लाइड आपको दिखाएंगे ताकि दिमाग में आपके पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू कृतिका पांडे, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, क्लियर। जब हमने एक पेयर कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया तो एक कैरेक्टर अपीयर होता है, दूसरा कैरेक्टर अपीयर नहीं होता। जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट और जो अपीयर नहीं होता है उसको बोलते हैं रिसेसिव। जब लंबे और छोटे को क्रॉस करा दिया तो मिल गया लंबा, रेड और व्हाइट को क्रॉस करा दिया तो मिल गया रेड, रिंकिल्ड और स्मूथ को क्रॉस कराया तो मिल गया स्मूथ, टर्मिनल एक्सियल को कराया तो मिल गया एक्सियल। और यही बेटा हो गया हम लोगों का लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, हाँ भाई अविनाश शर्मा, तो ये हो गया बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जरा देखो बहुत ध्यान से, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर, और इसी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं जीन और एलिल। और यही सवाल कई बार पूछा गया है, मेंडेलियन फैक्टर नाउएडेज कॉल्ड एज जीन। मेंडेलियन फैक्टर को हम लोग जीन बोलते हैं और जीन हमेशा पेयर में होते हैं। और बेटा जीन ज्यादातर पेयर में तो होते ही हैं, राइट, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा। तो नॉर्मली बताया था बच्चों एक जीन के एलिल होते हैं 2, 1 जीन नॉर्मली हैव 2 एलिल। जैसे बच्चों हम लोग ले ले लेंथ, तो लेंथ का मतलब हो गया जीन और एलिल हो गया बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। लेकिन बेटा कभी कभी एक जीन के 2 से ज्यादा एलिल भी होते हैं, तब बेटा इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल एलिल। फेन जीन हैव नॉर्मली 1 जीन हैव 2 एलिल, लेकिन बेटा कभी कभी एक जीन के 2 से ज्यादा एलिल होते हैं। और बेटा जब एक जीन के 2 से ज्यादा एलिल होंगे तब बेटा हम लोग बोलेंगे मल्टीपल एलिल। ठीक, तो जरा बेटा बता दो कि जीन बड़ा कि एलिल, एलिल में जीन की जीन में एलिल। तो बेटा जीन होता बड़ा, एलिल होता छोटा, जीन में होता एलिल। लॉन्ग क्या है जीन
और लेंथ क्या है? जीन। लेंथ क्या है? जीन। बड़ा छोटा एलिल। कलर क्या है? जीन। रेड व्हाइट एलिल। शेप क्या है? जीन। रिंकिल्ड स्मूथ एलिल। स्टूडेंट क्या है? जीन। और गीता, मीरा, राहुल ये हो गए एलिल। अब बताओ जीन और एलिल क्लियर हो गया? टाइप करिए, जीन और एलिल क्लियर हो गया? जल्दी से टाइप करिए। बताओ बच्चों, क्लियर? अरे मान लो यार हम कलर बोल रहे हैं, कलर। अगर हम बोलते हैं स्टूडेंट, बेटा अभी सब नए बैच शुरू हो रहे हैं, सब आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी बेटा, चिंता मत करो, 10 पॉइंट्स आएंगे। हम बेटा आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं रंग, तो रंग को मान लो जीन, और ग्रीन व्हाइट ये हो गया एलिल। अगर हम बोलते हैं स्टूडेंट तो ये हो गया जीन। अगर आपका नाम ले ले तो ये हो गया एलिल। अगर हम बोले लेंथ तो ये हो गया जीन। अगर हम बड़े बोले बड़ा और छोटा तो ये हो गया एलिल। अब क्लियर हो गया? जल्दी टाइप करिए। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। अब चलिए बच्चों, तो मेंडल ने फैक्टर बोला था, और ये सवाल बच्चों कम से कम 4 बार पूछा गया है। क्या पूछा गया? सवाल ये पूछा गया, मेंडेलियन फैक्टर नाउएडेज कॉल्ड है जीन। जो मेंडल ने फैक्टर बोला था उसको जीन, लेकिन यहां पे एलिल लिखा है, क्योंकि जीन के 2 फॉर्म क्या होते हैं बच्चों? एलिल, राइट? और ये ऑलवेज आकर इन पेयर, ये मोस्टली आकर इन पेयर, ये मोस्टली, और कभी कभी बेटा 2 से ज्यादा होते तब इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिल। एक जीन के 2 एलिल होते हैं नॉर्मली, ठीक है भाई? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, आउट ऑफ ए पेयर ऑफ एलिल एलिलोमार्फ कैरेक्टर, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर एक जो होता है डोमिनेंट होता है, दूसरा होता है रेसेसिव। जो अपीयर होता है वो डोमिनेंट, जो अपीयर नहीं होता रेसेसिव, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जरा सा देख लो, फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्लास 3:1। मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2। जरा बच्चों देखो, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये बन गया बेटा कैपिटल T स्मॉल टी, और कैपिटल T स्मॉल टी को हम लोग बेटा क्रॉस करा देते हैं। अब बेटा जरा देखो, ये क्या होगा बेटा? कैपिटल T, ये क्या हुआ बेटा? कैपिटल T स्मॉल टी, इट इज अगेन कैपिटल T स्मॉल टी, इट इज स्मॉल टी। अब बेटा देखो, ये तो प्योर लंबा हो गया, और ये दोनों इम्प्योर लंबे हो गए, तो 3 लंबे हो गए, एक छोटा हो गया। तो बेटा एक होता फिनोटाइप, एक होता जीनोटाइप। जो बाहर से दिखाई देता बेटा वो होता फिनोटाइप, और अंदर वाला होता जीनोटाइप। तो कितने लंबे हो गए? 3। कितने छोटे हो गए? 1। तो बेटा ये रेशियो आपका हो गया था 3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्लास का फिनोटिपिक रेशियो 3:1। अब बेटा ये डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में दिया गया है, ठीक है ना? तो जो अपीयर होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो अपीयर नहीं होता उसको बोलते हैं रेसेसिव, ठीक है? आगे चल दो भैया। आगे बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये सब बेटा आपको करा चुके हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है बेटा अलग होना, राइट? जरा देखो, ये था कैपिटल T स्मॉल टी, और ये था कैपिटल T स्मॉल टी। जब बेटा क्रॉस करा दिया गया तो देखो क्या हुआ? कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, ये हो गया स्मॉल टी। ये जो स्मॉल टी यहां छिपा हुआ था, यहां पे सेग्रीगेट हो गया, अलग हो गया, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट? अब बेटा क्या होता है कि ये देखो होमोजाइगस था, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, लेकिन यहां पर जो 100% हेट्रोजाइगस थे, 100% हेट्रोजाइगस। क्यों? कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। अब बेटा यहां पर हेट्रोजाइगस ये बने 2 और होमोजाइगस बन गए 2, तो ये प्योर हो गया ना?
तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होगा अलग। अब होमोजाइगस पेरेंट का मतलब क्या है, प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट। अब देखो अगर ये कैपिटल टी है तो इसके दोनों गैमीट होंगे कैपिटल टी। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसके गैमीट होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका मतलब जो होमोजाइगस पेरेंट हैं ये एक तरह के गैमीट बनाएंगे और जो हेट्रोजाइगस पेरेंट हैं ये बेटा दो तरह के गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो होमोजाइगस गैमीट बनाएंगे 1 टाइप और हेट्रोजाइगस गैमीट बनाएंगे 2 टाइप। आगे बढ़ा दो भैया। आगे बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। तो एक होता है डोमिनेंस, एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नॉर्मली जब हम लोगों ने रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया था तो मिला था रेड, लेकिन यहां पर देखो रेड और व्हाइट को क्रॉस करा दिया तो बेटा यहां मिल गया पिंक। ऐसा लग रहा है जैसे जो गाढ़ा रंग है ना लाल, वो बिल्कुल गाढ़ा नहीं है, थोड़ा सा व्हाइटिश हो गया। तो यहां पर ये रेड पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया तो डोमिनेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि जब रेड और व्हाइट को क्रॉस कराएं हम लोग, रेड और व्हाइट को, तो मिलना क्या चाहिए था, रेड। लेकिन यहां पर जब हमने रेड और व्हाइट को बेटा क्रॉस कराया तो ये मिल जाता है पिंक। तो इसका मतलब रेड पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ। डोमिनेंस को बोलते हैं प्रभावी और रिसेसिव को बोलते हैं अप्रभावी। जब रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से मिलना चाहिए था रेड, लेकिन यहां पे रेड नहीं मिला, क्या मिल गया, पिंक। जो लाल रंग था वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुआ, ये पिंक मिल गया। तो जो डोमिनेंस है ये पूरी तरह से नहीं हुआ, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और याद रखिएगा बच्चों बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर सवाल, यही कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा क्रॉस है जिसमें जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो क्रॉस इन विच जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज सेम इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये होता है बच्चों 1:2:1। तो इस पूरी स्लाइड में आपको याद रखना है, यहां पर एक पॉइंट दिया है कि एंटी राइनम एक पौधा है, गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एक एंटी राइनम याद रखना, ठीक, और दूसरा डॉग फ्लावर याद रखना। वैसे तो जब हम लोग रेड और व्हाइट को क्रॉस कराएंगे तो रेड मिलना चाहिए, लेकिन एंटी राइनम और डॉग फ्लावर में जब रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाया, और इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखिएगा जो सवाल 5-6 बार पूछा गया है, क्या पूछा गया कि वो कौन सा क्रॉस है जिसमें जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो होता है बेटा 1:2:1। याद कर लेना इसको। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्या है बच्चों, यही है भाई, क्या, कैपिटल आर ये हो जाएगा रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो जाएगा पिंक, स्मॉल आर ये हो जाएगा व्हाइट। सो दिस विल बी रेड, दिस विल बी पिंक एंड दिस विल बी व्हाइट। जरा देखिए रेड कितने हैं 1, पिंक कितने हैं 2, व्हाइट कितने हैं 1। तो देखो एक कैपिटल आर, दो कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया बच्चों, सेम। तो कंक्लूजन क्या है, आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, राइट। जैसे मान लो कि हमारा पूरी तरह से आपके ऊपर इफेक्ट ना हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और हम आपके ऊपर पूरे तरह से प्रभावी हैं, हम जो बात बोले उसको आप फॉलो करें, तो ये हो जाएगा डोमिनेंस, राइट। तो यहां पर बच्चों 2 सवाल पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन बताओ, तो बताओगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर पूछा जाए इसका एग्जाम्पल क्या है तो बताओगे डॉग फ्लावर एंड एंटी राइनम। अगर पूछा जाए किसमें जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम है तब बताओगे बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जरा बताइए अभी तक की क्लास कैसी लगी बच्चों,
टाइप करिए जरा। आज बस अभी क्लास में बने रहिएगा, कई दिन बाद क्लास हो रही है। अभी तक की क्लास कैसी लगी बच्चों? हाँ भाई, ठीक है, थैंक यू। और बेटा एंटीराइनम और डार्क फ्लावर ये दोनों बच्चों सेम है। अपनी किताब देखो, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डार्क फ्लावर, इसी का नाम है बेटा स्नैपड्रैगन और इसी का नाम है एंटीराइनम। ठीक है बेटा, हाँ कंटिन्यू करते हैं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे बेटा क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ये बेटा ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। आगे चलिए भाई, आगे बढ़ा दो, आगे आगे। अब जरा क्वेश्चन कर लीजिए। एलिल आर, एलिल डिफरेंट फिनोटाइप, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन। ये रख लीजिएगा, ये नोट्स बना लीजिए। एलिल्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन। ठीक, अगला सवाल देखिए। विच वन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। नीट 2010 का करेक्टर है, राइट? तो एलिल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द करेक्टर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। इसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है? डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। फैक्टर, वन पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट अदर इज रिसेसिव, ये भी डोमिनेंस में है। एंड फैक्टर आकर्स इन पेयर, ये भी सही है। तो ये वाला बेटा गलत हो गया। ये नीट 2010 का सवाल था। अगला सवाल देखिए। ए ह्यूमन मेल प्रोड्यूस स्पर्म विद जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी pertaining to diallelic character in equal proportion. What is the corresponding genotype of the person? Right? तो पहली चीज तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। जरा देखो यहां पे क्या दिया है, ये जीनोटाइप दिया है ना। देखो कैपिटल ए भी है, कैपिटल बी भी है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये चारों दिए हैं। इसका मतलब कोई ऐसा ऑप्शन चूज करोगे जिसमें कैपिटल ए भी हो, कैपिटल बी भी हो, स्मॉल ए भी हो, स्मॉल बी भी हो। देखो इसमें स्मॉल बी नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें स्मॉल ए नहीं है ये गलत हो गया, और इसमें कोई स्मॉल नहीं ये गलत हो गया, तो ये वाला सही हो गया। बस इस तरह से कर लेंगे इसको। फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम, नीट 2006 का सवाल है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप किस बात से डिसाइड होता है? फिनोटाइप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज डिसाइडेड बाई, तो बेटा याद रखिएगा हमने कई बार बताया कि कैरेक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज डिसाइडेड बाई टू फैक्टर, द वन इज जीन एंड सेकंड इज एनवायरमेंट। ठीक है ना बेटा? आज जो टॉपिक कराया जाना है उसके लिए जरूर रहिएगा, क्योंकि ये तो पीछे का चल रहा है। तो जो बच्चे नए हैं उनको अभी दिक्कत होगी, लेकिन आगे कराएंगे समझ में आ जाएगा, राइट? चलिए, तो जीन एंड एनवायरमेंट खूब अच्छे से याद रख लो। फिनोटाइप of any organism is decided by two factor, the one factor is gene and second factor is environment। तो फिनोटाइप बेटा डिसाइड होता है जीन से और एनवायरमेंट दोनों से। और बेटा जीन को हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, और बेटा इसको हम लोग पढ़ते हैं कहां पर? इकोलॉजी में। चलिए भाई नेक्स्ट। इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मैटरनल इन्फ्लुएंस? 2006। बेटा एक बात याद रख लो, यहां पर बता दें। देखो बेटा एक होता है, याद कर लेना, यूनिपेरेंटल, याद रखिएगा इसको। यूनिपेरेंटल मतलब एक पेरेंट। बेटा इसको बोलते हैं मैटरनल मतलब मदर। इसको बेटा बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल।
बेटा हम लोग इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, यूनिपेरेंटल, मैटरनल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, और इसी को बेटा बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखो बेटा क्या होता है, स्पर्म की साइज बेटा छोटी होती है, ओवम की साइज बड़ी होती है। तो स्पर्म में बेटा साइटोप्लाज्म ज्यादा है, ओवम में बेटा साइटोप्लाज्म ज्यादा है, यहां पर कम है। तो जब जीन साइटोप्लाज्म से जाएगा तो ज्यादा जीन किसमें होगा, फीमेल में। तो जो F1 कैरेक्टर होगा बेटा उसमें फीमेल का कैरेक्टर होगा। अगर कभी आपको इस तरह का कोई भी सवाल मिले कि जो F1 जनरेशन है वो मदर से सिमिलर है, F1 जनरेशन इज सिमिलर विद मदर, या ज्यादातर उसमें मदर वाले कैरेक्टर हैं, तो बेटा ये होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। हाँ जना पूछो। हाँ भाई आंसर रिमूव कर देंगे, इस वाले स्लाइड में बन गया है ना। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कैरेक्टर किसका आता है बच्चों, मदर का आता है, राइट। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कैरेक्टर मदर का आता है, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक, इसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल, या इसको बोलते हैं मैटरनल। चलिए आगे बेटा चलो। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग बच्चों कर चुके हैं। चलिए आगे चलिए। हाँ जरा जीन एलील देख लो। हाँ ये जीन एलील देख लो। जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। जीन को हमने बोल दिया स्टूडेंट, देखो कितना अच्छे से लिखा है। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलिल। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को एलिल बोलेंगे। एलिल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट से राहुल, राइट। तो स्टूडेंट बोला तो ये हो गया जीन, और राहुल बोला तो ये हो गया एलिल, राइट। अब ये कहते हैं जीन फॉर हाइट, अगर हाइट हो गया तो टॉल और ड्राफ ये दोनों हो गए एलिल। अब आपको बेटा जीन और एलिल में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर हम आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। पेयर्ड क्रोमोसोम हैव सेम काइंड ऑफ एलिल, सेम काइंड ऑफ जीन, बट मे बी डिफरेंट एलिल। जरा देखो ये क्रोमोसोम है, एक फादर वाला एक मदर वाला। यहां पर देखो ये जो जीन है आई कलर के लिए, हो सकता है कि यहां पर ये एलिल ब्लू वाला हो और यहां पर ब्राउन वाला हो, लेकिन क्रोमोसोम पे लोकस पे इसकी पोजीशन क्या होगी, सेम। बहुत ध्यान से देख लो बच्चों, बहुत ध्यान से इस बात को समझो। इसी तरह से हेयर कलर है, तो हेयर कलर मे बी ब्लैक और इट मे बी ब्राउन, लेकिन इन दोनों के एलिल सेम जगह पे होंगे। मतलब एलिल जीन के दो या दो से अधिक फॉर्म होते हैं, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम पे वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। अरे भाई ऋतिक सूर्यवंशी ये समझाने के लिए दे रहे हैं तुमको कि जीन एलिल का तुम्हें फंडामेंटल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। लोकेशन सेम होगी बेटा, ये जीन और एलिल के फंडामेंटल को क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। अगर क्लियर नहीं होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। चलिए अब देखो, अब मान लो पर्पल फ्लावर है, राइट, और व्हाइट फ्लावर है। जरा देखो इन दोनों की पोजीशन सेम होगी। अगर कलर वाला है यहां पर, चाहे बनो रेड हो व्हाइट हो, लेकिन क्रोमोसोम पे पोजीशन सेम होगी, तो ऐसे हम लोग बेटा एलिल को डिफाइन करेंगे। आगे 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 आगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस, बेटा आज मेनली हम लोग करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ये हम लोग आज का टॉपिक है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। मोनोहाइब्रिड में था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन होगा तब बेटा यहां पर हम लोग टर्म यूज करेंगे डाइहाइब्रिड। अब यहां से हम लोग को पढ़ना है आज।
बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर बच्चों क्या है, दो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, राइट। देखो सीड है राउंड और येलो, तो एक कैरेक्टर हो गया इसका शेप, एक हो गया कलर, और यहां पर है बेटा रिंकिल्ड एंड ग्रीन। बेटा जो राउंड है ये डोमिनेंट है, बेटा रिंकिल्ड जो है रिसेसिव है, बेटा जो येलो है ये डोमिनेंट है, और बेटा जो ग्रीन है ये रिसेसिव है। और बेटा हमेशा हम लोग डोमिनेंट को लिखते हैं कैपिटल लेटर से, तो राउंड को बेटा लिखेंगे कैपिटल आर, और येलो को बेटा लिखेंगे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, राइट। इसी तरह से बच्चों हम लोग रिंकिल्ड को लिखेंगे स्मॉल आर, और बेटा ग्रीन को लिखेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर? तो बच्चों जरा बताओ इस क्लास में हम लोगों ने कितने कैरेक्टर चूज किए? ये बेटा जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं इसमें हम लोग कितने कैरेक्टर चूज कर रहे हैं बच्चों? यस भाई, पेज नंबर खोल लीजिए आप लोग, 79 बिल्कुल सही खुशी ने बताया। कितने कैरेक्टर बेटा चूज कर रहे हैं हम लोग? 2। तो क्लास बेटा कैसा हो जाएगा? डाई हाइब्रिड। अगर एक कैरेक्टर चूज करेंगे तो क्लास कैसा होगा? मोनो हाइब्रिड। और 2 कैरेक्टर में कैसा होगा बच्चों? डाई हाइब्रिड। 2 कैरेक्टर डाई हाइब्रिड, यस। और बेटा देखो यहां पर लग रहा है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब आपने ये क्लास कराया बच्चों ना, तो जो F1 जनरेशन बना, ये बना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गया। और देखो ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, 2 कैरेक्टर इसलिए हो गया डाई हाइब्रिड, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जरा सा बच्चों अब आप लोग अपनी बुक का पेज खोल लो, 79 बच्चे सब लोग पेज खोल लो, इसी पे अभी कंसंट्रेट करो, पेज नंबर 79। अच्छा बच्चों अब देखो, अब बेटा इसके गैमीट बनेंगे। अब देखो गैमीट कैसे बनाएंगे, एक इसका कैपिटल आर लो और एक इसका कैपिटल वाई ले लो, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखो ये हो गया। अब कैपिटल आर को बेटा ले लो स्मॉल वाई, देखो ये हो गया। अब बेटा स्मॉल आर को कैपिटल वाई, ये हो गया, और स्मॉल आर को स्मॉल वाई, ये हो गया। जरा ये देखो कि गैमीट बना पा रहे हो कि नहीं? कुछ नहीं करना है, इसका एक लो और दोनों वाई से लगा दो, और ये लो फिर दोनों वाई से लगा दो। बेटा जरा बताओ समझ में आ रहा है? हाँ खाली स्लाइड बेटा, खाली स्लाइड देखो, ध्यान से देखो, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई, इंटू स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर राइट। अब बेटा देखो जब आपने क्लास कराया ना, तो क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बेटा हो गया आपका F1 जनरेशन। और यहां बेटा लग गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे है, तो बेटा ये कैसा हो गया मेरे बच्चों? राउंड येलो। जरा बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बेटा क्लियर हुआ? बेटा आगे नहीं बढ़ो, जितना बता रहे हैं उतना बताते जाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, आगे भागने की जरूरत नहीं है।
यहां तक बेटा क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? हां बेटा, गैमीट कैसे बनते बता रहे हैं। पहले ये बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा कि नहीं आपका? अब देखो गैमीट कैसे बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक ये काम कर लेते हैं, ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे, और ये बनाने 16, 1 2 3 और 4, और यहां पर हो गया 1 2 3 4। ये बन जाएगा बच्चों, ये बेटा 16 बन जाएगा। जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ बच्चों, क्लियर है कि नहीं? अरे भाई प्रशांत पटेल अभी जो बता रहे हैं वो समझो, टेस्ट क्लास बैक क्लास बता देंगे, परेशान मत हो। यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, देख लो, ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं गैमीट। ध्यान से देखो, ये था हमारा बच्चों कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब जरा ध्यान से देखो, पहले हम ये कैपिटल आर लेंगे और दोनों वाई से मिला दो, तो देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब देखो कैपिटल आर के बाद ये स्मॉल वाई, अब देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, देखा ना यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर भी कर दो, इधर एक फीमेल गैमीट हो गया बेटा, इधर मेल गैमीट हो गया, राइट। अब देखो, अब स्मॉल आर को ले लो, तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, तो देखो ये भी हो गया स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। अब कैपिटल आर ले लो, कैपिटल आर के साथ आप कैपिटल वाई ले चुके हो ना, तो अब कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई ले लो, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई यहां भी, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई यहां भी, और ये देखो लास्ट में स्मॉल आर और यहां से स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। जरा बताओ बच्चों, गैमीट बना लिया आप लोगों ने? यस, बताओ बच्चों, गैमीट बन गया बेटा? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत बेटा? बेटा कोई समस्या हो बताइए, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ग्रेट। चलिए अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब ये जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ते जाओ, जब कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये जोड़ दो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इन दोनों को जोड़ दिया, राइट। अब बेटा ये जो है ना, इसको आप इसके साथ जोड़ दो, इस वाले को इसके सबके साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब इसको इसके साथ जोड़ो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देख लो। अब इसको तीसरे के साथ जोड़ो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब इसको इसके साथ जोड़ दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब इस वाले को इसके साथ जोड़ दो, राइट। पहले ये ले लो, इसको चारों के साथ जोड़ दो, यहां पे आ जाएगा। अब इसको बेटा चारों के साथ जोड़ दे तो ये आ जाएगा, अब बेटा इसको चारों के साथ जोड़ दे तो ये आ जाएगा, और इसको चारों के साथ जोड़ दे तो ये आ जाएगा। जरा देखिए निकाल पा रहे हैं? निकालिए जरा जल्दी, कर पा रहे हैं कि नहीं? जरा बताइए, कर पा रहे हैं कि नहीं? ये बेटा आपस में बात मत करो, ये काम करो, अपनी कॉपी लेके करो, देखो कर पा रहे हो कि नहीं?
जल्दी बताओ, सब लोग करो इसको। इसको आपने चारों से जोड़ दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। मतलब इसके साथ इसको जोड़ो, इसके साथ इसको जोड़ो, इसके साथ इसको जोड़ो, इसके साथ इसको जोड़ो, ये चार मिलेंगे आपको। इसके साथ इसको जोड़ो, इसके साथ इसको जोड़ो, ये चार मिल जाएंगे। जरा बताओ कर पा रहे हो कि नहीं? नहीं हो पा रहा है तो प्लेन उस पे करके दिखाएं आपको। बेटा अगर नहीं हो पा रहा है, सर कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलिए जरा खाली छोड़ दो भैया, खाली पेज निकालो। देखो ये था हमारा देखो बच्चों, कैपिटल आर था, कैपिटल आर था, कैपिटल वाई था, कैपिटल वाई था, यहां पर क्या था बच्चों? कैपिटल आर था, ये था स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो ये बेटा क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इतना क्लियर हो गया? अब बेटा देखो, अगर इतना क्लियर हो गया तो अब गैमेट बनाएंगे हम लोग। ये बना लेते हैं चार, खूब ध्यान से देखो, 1 2 3 एंड 4, ये बन गया, बता दो। अब देखो तुम ज्यादा मत ऐसे मत करो, ये देखो कैपिटल आर ले लो, अब कैपिटल आर को इन दोनों से करा दो, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा क्या बनेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। पहले बताओ ये बन रहा है कि नहीं? ये बना पा रहे हो कि नहीं? एक देखो, जब गैमीट बनेगा बेटा तो आधा हो जाएगा, गैमीट आधा हो जाएगा ना, तो एक इधर का लो एक इधर का लो, तो कैपिटल आर के साथ आपने लिया कैपिटल वाई, तो देखिए ये हो गया। और फिर देखो कैपिटल आर के साथ आप लो स्मॉल वाई, तो देखो ये बन गया। अब बेटा स्मॉल आर के साथ लो कैपिटल वाई, तो देखो ये बन गया। अब बेटा स्मॉल आर के साथ लो स्मॉल वाई, तो ये बन गया। पहले बताइए इतना क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर बच्चों? क्लियर? अरे भाई बहुत आसान है तो कोई बात नहीं, सबको समझने दो ब्रजेश। क्लियर? सबको समझ में आना चाहिए ना? अब देखो बच्चों, यही वाला इधर लिख लो, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहां पे लिख दो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पे लिख दो यही कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यहां पे लिख दो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यहां पे लिख दो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, बस। बच्चों बताओ हो गया? हाँ यही होगा भाई, एनकेसी हर जगह यही होगा। यही होगा। पहले बताओ ये बना पाए कि नहीं तुम लोग? अरे भाई चुपचाप दीक्षा पब्लिकेशन मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। जरा ये बताओ क्लियर? अब देखो, अब जोड़ दो बेटा, अब कुछ है ही नहीं। ये देखो क्या जोड़ोगे, ये इसको इसके साथ जोड़ो, इसको सबके साथ जोड़ो। अब देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब देखो कैपिटल आर यहां से लिया, कैपिटल आर यहां से लिया, और कैपिटल वाई यहां से लिया, और स्मॉल वाई यहां से लिया। अब इसके बाद
कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां से लिया, स्मॉल आर कैपिटल वाई यहां से लिया। अब ये देखो, ये हमेशा लिख लो, ये हमेशा लिख लो, दूसरा उतारते जाओ। अब ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये उतार दो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब देखो ये हर जगह लिख दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख दो, अब कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख दो, और बाकी इसके नीचे वाला लिख दो। ठीक, इसी तरह से स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख दो, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख दो, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख दो, और इसके सामने वाला उतारते जाओ। यहां पर स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख दो, 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 सामने वाला उतार दो। अब क्लियर हो गया बच्चों? अब क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ जल्दी। अब क्लियर हो गया कि अभी भी दिक्कत है? ठीक है, अब जब ये करोगे ना बेटा, ठीक है, अब जब ये करोगे तो 9 ऐसे मिलेंगे, जरा काउंट करो, अपनी किताब देख लो, जरा एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी का पेज नंबर निकालो, जरा देखो कितने ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई जरूर है। जल्दी बताओ, जरा देखो पेज नंबर 79 पे कितने ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक कैपिटल वाई और कम से कम एक कैपिटल आर है। पेज नंबर 79, कितने ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर है? 9, वेरी गुड, 9। और कितने ऐसे हैं जिसमें केवल कैपिटल आर है? 3। देखो 9 ऐसे होंगे, जब ये क्रॉस करोगे ना, चलो हम कराई देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहां पर हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पर हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहां पर हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां पर हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां पर उतार दो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पर कर दो कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पे कर दो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां पे कर दो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है ना? अब इसके बाद इसको आपने उतार दिया, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पे आ जाओ कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पे आ जाओ स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां पे आ जाओ स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जरा देखो, इसमें हम लोग देखते हैं कितने में है कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखो एक तो ये है, दूसरा देखो ये है, तीसरा देखो ये है, राइट? देखो कितने में है कैपिटल आर कैपिटल वाई? 9 मिलेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई 9 है कि नहीं? और 3 में होगा कैपिटल आर, और 3 में होगा कैपिटल वाई, और 1 में होगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। खाली स्लेट से बेटा जरा सा देखो पेज नंबर 79, 9 ऐसे होंगे जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई जरूर होगा, और 3 ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल आर होगा कम से कम एक, और 3 ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल वाई होगा एक, और एक ऐसा होगा जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। जरा देखो ये है कि नहीं?
पेज नंबर 79 में देखिए, बेटा देखिए पेज नंबर 79। यस सर है, देख लीजिए। नेहल चंद्रा अभी जो बता रहे वो देखो। आकाश पटेल कोई बात नहीं करना अभी। नाइन देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा। 3 देखो जिसमें केवल कैपिटल वाई होंगे, और 3 देखो जिसमें केवल कैपिटल आर होंगे। ये मिला कि नहीं मिला, जल्दी बताओ। डायग्राम देख लो ना, कितने ऐसे हैं जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, 9। और कितने ऐसे हैं जिसमें केवल कैपिटल वाई है, 2 या 1, 2 हो या 1 हो, 3। अब कितने ऐसे हैं जिसमें कैपिटल आर 2 या 1, 3। बच्चों बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बता दो। इज दिस क्लियर टू यू? क्लियर टू एवरीवन टाइप करो। बेटा नहीं क्लियर है तो बताओ। सब लोग टाइप करो, क्लियर है बिल्कुल। टाइप करो मेरे बच्चों, बस कंक्लूजन निकल रहा है। यस ठीक है। तो देखो, चाहे एक कैपिटल आर हो और चाहे 2 कैपिटल आर हो, ये दोनों बेटा होंगे राउंड। और चाहे बेटा एक कैपिटल, दोनों कैपिटल वाई हो या एक कैपिटल वाई हो, ये बेटा होगा येलो, राइट। और बेटा स्मॉल आर ये होगा बेटा रिंकिल्ड, और स्मॉल वाई ये बेटा होगा ग्रीन, राइट। तो 9 ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई जरूरी है, तो बेटा ये होगा राउंड येलो, ये हो गया राउंड येलो। और बेटा 3 में केवल कैपिटल आर है, राइट। तो ये क्या होगा बच्चों, राउंड ग्रीन। और 3 क्या होगा बेटा, रिंकिल्ड येलो। यहां पे येलो वाला है, यहां पे राउंड वाला करेक्टर है। और एक क्या होगा बेटा, ग्रीन एंड रिंकिल्ड। तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1। और बेटा ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो 3:1। फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 फिनोटिपिक। 9 इज राउंड येलो, 3 ग्रीन स्मूथ, और 3 येलो रिंकिल्ड एंड 1 ग्रीन रिंकिल्ड। ये फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1। और जरा देखो, हमने एक फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था फिनोटाइप के लिए? फिनोटाइप के लिए फार्मूला क्या था, जहां पर हेट्रोजाइगस था दैट वाज 2 के पावर n, वेयर n इज हेट्रोजाइगस। तो मोनो हाइब्रिड क्लास में ये रेशियो मिला था 3:1। तो 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया डाई हाइब्रिड। अब मल्टीप्लाई करो 3 को 3 से, ये हो गया 9। 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ये हो गया 3। और 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ये हो गया 3। और 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ये हो गया 1। तो 9:3:3:1, ये हो गया डाई हाइब्रिड क्लास का फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्लास 9:3:3:1। मोनो हाइब्रिड क्लास का फिनोटिपिक रेशियो 3:1। अब बेटा अगर आपसे पूछा जाए फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्लास, तो ये मल्टीप्लाई कर देना। अब जरा सा मल्टीप्लाई करो,
ट्राई हाइब्रिड क्लास के लिए फिनोटाइपिक रेशियो निकालो, जरा सादा स्लाइड। हाँ देखो, फिनोटाइपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्लास 3:1, डाई हाइब्रिड क्लास 9:3:3:1। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, ट्राई हाइब्रिड आ जाएगा। तो यह मल्टीप्लाई करो 3 को, तो क्या होगा 27, 9 3 27, 3 को मल्टीप्लाई करो 9, 3 को मल्टीप्लाई करो 9, और 3 को मल्टीप्लाई करो 3। अब 1 लिख दो, 9:3:3:1। ये हो गया बेटा ट्राई हाइब्रिड का। और अगर टेट्रा हाइब्रिड पूछे तो 3:1 और मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्लास का हम लोग रेशियो निकालते जाएंगे। मोनो हाइब्रिड क्लास फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, डाई हाइब्रिड क्लास फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। और अब अगर आपको ट्राई हाइब्रिड निकालना है बच्चों, तो 9:3:3:1 में इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर बच्चों? जरा बताइए, फिनोटाइपिक रेशियो निकाल लेंगे? निकाल लेंगे बेटा फिनोटाइपिक रेशियो, जल्दी बताओ। क्लियर? अब जरा देखो, मोनो हाइब्रिड क्लास का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्लास का जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। तो डाई हाइब्रिड में हो जाएगा 1:2:1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 1 से करो तो ये हो गया 1:2:1। अब इसके बाद 2 से करो तो 2:4:2। अब 1 से कर दो 1:2:1। ये हो गया बेटा डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई ये चेकर बोर्ड में देखोगे ना, इतने टाइप के तुम्हें मिलेंगे। देखो 2 1 3 1 4 2 6 4 10 2 12 1 13 2 15 1 16, ये 16 हो गए। और 9:3:3:1 में 16 हो गए। जो जीनो टाइप होगा ना वो इतने तरह का होगा। बेटा क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन इज क्लियर आर नॉट? अगर पूछा जाए मोनो हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो निकाल लेंगे। अगर पूछा जाए डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो निकाल लेंगे। अगर पूछा जाए ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो निकाल लेंगे। अगर पूछा जाए ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो निकाल लेंगे। बोलो बच्चों, जल्दी से टाइप करिए। फिनोटाइपिक रेशियो, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। व्हाई दिस रूल इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असाइनमेंट? चलो भाई, उमर आए फिर तो बहुत अच्छा है। वैसे 615 में तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उमर आए टाइप कर देना, अपना नंबर दे देना, फिर बात कर लेंगे बेटा। पहले जरा बताओ जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो क्लियर? जल्दी बताओ बेटा। हां, अब जरा ध्यान से सुनो। देखो पहले, खाली स्लाइड से, पहले बेटा क्या था? राउंड के साथ क्या था बच्चों? येलो। और बेटा ग्रीन के साथ क्या था बच्चों? रिंकिल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि राउंड हमेशा येलो के साथ रहे, कोई जरूरी नहीं है। ग्रीन हमेशा रिंकिल्ड के साथ रहे, कोई जरूरी नहीं है। एक रिक्शे पे बैठ के 2 बच्चे ए और बी क्लास में जा रहे हैं
और दूसरी रिक्शे पे सी और डी क्लास में बैठ के जा रहे हैं, तो ये जब दोनों क्लास में जाएंगे ना, तो कोई जरूरी नहीं कि ए हमेशा बी के साथ रहे, सी हमेशा डी के साथ रहे। ए जा सकता है सी के साथ और बी जा सकता है डी के साथ। ए बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और सी डी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए बेटा इस रूल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि राउंड येलो के साथ था तो राउंड रिंकिल्ड के साथ भी जा रहा है, और ग्रीन स्मूथ के साथ था तो ग्रीन जो है वो राउंड के साथ भी जा रहा है। चूंकि राउंड येलो पे डिपेंडेंट नहीं है और ग्रीन रिंकिल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं मेंडल्स रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है बच्चों? मेंडल्स रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि एक कैरेक्टर जो दो एक साथ हैं वो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहें। भाई बात नहीं करिए आप लोग, ये बेटा चैनल पढ़ने के लिए है, पर्सनल बात के लिए नहीं है। ठीक किया? ठीक है बेटा। बेटा ब्रिजेश कुमार तिवारी, तुम पढ़ाई करो नहीं तुम्हें भी हिडन कर देंगे। ब्रिजेश कुमार तिवारी, जो भी पढ़ाई के अलावा दूसरी बात करें उनको हाइड करिए। आपको पता नहीं कितनी मुश्किल से क्लास होती है। चलिए ध्यान से सुनो। तो बेटा येलो राउंड के साथ था और ग्रीन रिंकिल्ड के साथ था, लेकिन जब बाद में 9:3:3:1 में क्या देख रहे हो कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा राउंड येलो के साथ रहे और ग्रीन रिंकिल्ड के साथ रहे। राउंड जा रहा है बेटा ग्रीन के साथ और रिंकिल्ड जा रहा है येलो के साथ। तो इसका मतलब ये कैरेक्टर कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा साथ साथ रहें। राउंड येलो पे डिपेंडेंट नहीं है और ग्रीन जो है बेटा रिंकिल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। राउंड ग्रीन भी हो सकता है, येलो रिंकिल्ड भी हो सकता है, इनमें कैरेक्टर की अदला बदली हो सकती है। इसीलिए मेंडल के इस रूल को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब राउंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन येलो, राइट, और ग्रीन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिंकिल्ड। जरूरत पड़ने पे राउंड जा रहा है रिंकिल्ड पे और ग्रीन जा रहा है, राउंड रिंकिल्ड के साथ जा रहा है और ग्रीन जा रहा है। राउंड जा रहा है बच्चों किसके साथ? ग्रीन के साथ, और येलो जो है रिंकिल्ड के साथ जा रहा है। जबकि पहले क्या होता था, राउंड किसके साथ था? येलो के साथ, और ग्रीन किसके साथ था? रिंकिल्ड के साथ। तो राउंड येलो पे डिपेंडेंट नहीं है और ग्रीन रिंकिल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं मेंडल्स रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। और इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। हमने एक बात बताया कि मान लो किसी स्कूल में ए और बी दोनों एक साथ हैं, सी और डी दोनों एक साथ हैं, तो स्कूल में जाने के बाद ये दोनों अलग अलग क्लास में जा सकते हैं, राइट। ए जा सकता है डी के साथ और बी जा सकता है सी के साथ। ए बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सी डी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है। इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब सुनो जरा ध्यान से, नीट के लिए क्या जरूरी है। नीट के लिए बेटा जरूरी यह है कि आपसे पूछते हैं कि मेंडल के किस रूल के लिए
कम से कम डाई हाइब्रिड क्लास का होना जरूरी है। तो बेटा कोई भी चीज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट केवल तभी हो सकती है जब कम से कम दो हो, राइट। तो कम से कम दो कैरेक्टर होने चाहिए इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के लिए। यह सवाल बेटा आया और कई बार यह सवाल गलत कर दिया बच्चों ने, और कई बार लोग ये भी, यस सर, काहे की स्पेसिफिक डेफिनेशन बता दीजिए। बेटा इंडिपेंडेंट का मतलब होता निर्भर, डिपेंडेंट का मतलब होता निर्भर डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता आत्मनिर्भर, राइट। जैसे मान लो आप अपने पापा पे डिपेंडेंट हो या अपने पापा पे डिपेंडेंट नहीं हो। इनिशियली बेटा येलो किसके साथ था? इनिशियली देखो बेटा यहां पर येलो किसके साथ था? राउंड के साथ। देखो ये येलो राउंड के साथ है और ग्रीन रिंकिल्ड के साथ है। इनिशियली यही है ना, लेकिन देखो क्या हो रहा है कि येलो हमेशा, देखो जब से ये प्रोजनी पूरी देख रहे हो तो ये देख रहे हो कि 9 जो बन रहे हैं ये राउंड येलो बन रहे हैं और 3 राउंड ग्रीन बन रहे हैं, जबकि राउंड के साथ येलो था लेकिन यहां राउंड ग्रीन के साथ आ गया। और रिंकिल्ड किसके साथ था? ग्रीन के साथ, लेकिन रिंकिल्ड आ गया येलो के साथ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राउंड येलो पे डिपेंडेंट नहीं है और ग्रीन रिंकिल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। जरा देखो ग्रीन के साथ राउंड आ गया, राइट, और यहां पर देखो राउंड के साथ ग्रीन आ गया और यहां रिंकिल्ड के साथ येलो आ गया। तो राउंड येलो पे डिपेंडेंट नहीं है और ग्रीन रिंकिल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए बेटा इसको बोलते हैं मेंडल्स रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two pairs of trait are combined in a hybrid, segregation of one pair character is independent of the other pair of character. अब क्या कर रहे हैं? when two pair of trait are combined in a hybrid. अब देखो ये हाइब्रिड था बच्चों, यहां पे दो पेयर ट्रेट थे। क्या था? येलो राउंड, मतलब कलर और शेप, यहां थे हाइब्रिड। तो ये हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि येलो राउंड के साथ रहे और ये भी जरूरी नहीं ग्रीन रिंकिल्ड के साथ रहे, बल्कि इसमें कैरेक्टर की अदला बदली हो सकती है और इसी को बोलते हैं मेंडल्स रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। तो मेंडल्स रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ये रूल नहीं लगेगा मोनो हाइब्रिड क्लास में, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि मेंडल का कौन सा रूल मोनो हाइब्रिड क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल नहीं है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि भाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो तभी होगा ना जब कम से कम दो लोग होंगे। तो केवल मोनो हाइब्रिड के लिए नहीं है, ये डाई में हो सकता है, ट्राई में हो सकता है, टेट्रा में हो सकता है, पेंटा में हो सकता है, राइट। तो बेटा मेंडल का जो रूल था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्लास लिया तो फिनोटाइपिक रेशियो आया था 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया था। और मेंडल ने यह देखा कि जब उसने राउंड येलो और ग्रीन रिंकिल्ड शीट को क्रॉस कराया तो उसने ये देखा कि ये जरूरी नहीं है कि राउंड येलो के साथ रहे, ग्रीन रिंकिल्ड के साथ रहे। अरे भाई सुभादीप, ये क्या हो रहा है? ये एनसीईआरटी तो है और क्या है? हाँ, येलो राउंड के साथ और ग्रीन रिंकिल्ड के साथ हमेशा रहे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ये कैरेक्टर एक्सचेंज हो सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जरा देखो भैया, आप अपनी एनसीईआरटी देख लो, देखो जरा पेज नंबर 79 क्लियर है कि नहीं? और जरा देखो 79 पेज पर 9:3:3:1 क्लियर है कि नहीं? पेज नंबर देखिए 79, एनसीईआरटी लगा दो भैया। हाँ चलिए, अब आ जाइए, थोड़ा आपको संतोष हो जाए। यह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट।
तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, इन द डाई हाइब्रिड क्लास द फिनोटिपिक राउंड येलो, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appeared in the ratio of 9:3:3:1. Such a ratio was observed by several pairs of character that Mendel studied. तो ये कह रहे हैं कि डाई हाइब्रिड क्लास में मेंडल ने जो रेशियो देखा था, फिनोटिपिक रेशियो, ये था 9:3:3:1. यहां से आपका सवाल. अब इसको बेटा डाई हाइब्रिड क्लास क्यों बोलते हैं बेटा? डाई हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो कैरेक्टर था. तो ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसलिए ये हो गया डाई हाइब्रिड. आगे बढ़ा देता. आगे चलिए बेटा, यही सारे पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं जो गैमीट बनाया गया है, राइट. तो ये गैमीट क्या बनाए थे हमने, जो चेकर बोर्ड वाला बनाया था, ये गैमीट बने थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट. और इन्हीं को अगर आप लिख दोगे ना ऐसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ऐसे इधर लिख लो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो ऐसे ही क्रॉस करा दोगे तो ये मिल जाएगा जो 9:3:3:1 दिया है. खत्म हो गई बात. चलिए नेक्स्ट. हाँ, तो बेटा इस तरह से आपको मेंडल्स रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सिर्फ आपको याद रखना है कि जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो उसने देखा कि जो दो कैरेक्टर एक साथ हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक साथ बने रहे, बल्कि क्रॉस करने पर उनमें कैरेक्टर की अदला बदली हो जाती है, और इसी को बोलते हैं मेंडल रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक. तो बेटा जरा बता दो, ये मेंडल रूल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ बच्चों. हाँ बेटा 11th में ले लेंगे, चिंता मत करो. अब जरा सा देख लीजिए क्वेश्चन फटाफट. उससे जरा सा उजलवा दो यार, क्वेश्चन है इस पे स्लाइड पे. अब बेटा आए हुए क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं फटाफट, 5 मिनट. चलिए. F2 of springs of a monohybrid class would show the genotype. मोनोहाइब्रिड क्लास कह रहे हैं बेटा, ठीक. जरा देखो क्वेश्चन करो, मोनोहाइब्रिड क्लास. तो मोनोहाइब्रिड क्लास में जीनोटाइप पूछ रहे हैं. तो जरा देखो, हम मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए लिख लेते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्लास हुआ. ये जीनोटाइप निकाल लो. ये हो गया कैपिटल ए कैपिटल ए, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गया स्मॉल ए स्मॉल ए, राइट. अब इसमें देख लो तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, खत्म. अगला सवाल देखो, F2 of springs of a dihybrid class would be F2 of springs. तो बेटा डाई हाइब्रिड क्लास में जीनोटिपिक आपको देख लेना है. तो ये वाला आपको रेशियो मिल जाएगा. यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी है, वहां पर कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले से है. नेक्स्ट. व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्लास? ये सवाल है. तो डाई हाइब्रिड क्लास का फिनोटिपिक रेशियो क्या है बच्चों? 9:3:3:1. ठीक है. तो ये बेटा थे सवाल. अब इस तरह से बच्चों आपका पेज खत्म हो गया, 79 तक पढ़ लेना. अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. लेकिन इसके पहले जरा बता दीजिए आप लोग कैसे निकालते हैं टाइप ऑफ गैमीट का फार्मूला क्या है? टाइप ऑफ गैमीट का फार्मूला क्या निकालते हो? जल्दी बता दो. टाइप ऑफ गैमीट कौन बच्चा बताएगा? हाँ, टाइप ऑफ गैमीट, टाइप ऑफ गैमीट जल्दी निकालिए. यस, वेरी गुड. तो टाइप ऑफ गैमीट इज, उसको बुला दो मच्छर के लगाने जगह. टाइप ऑफ गैमीट इज 2 के पावर n, वेयर n is hybrid.
राइट, या हेट्रोजाइगोट। अब जरा बताइए टाइप ऑफ गैमीट के बाद बताइए टाइप ऑफ फिनोटाइप। जल्दी बताओ बेटा फार्मूला टाइप ऑफ फिनोटाइप। यस वेरी गुड, टाइप ऑफ फिनोटाइप इज अगेन 2 के पावर n। टाइप ऑफ फिनोटाइप 2 के पावर n। अब जरा बताइए टाइप ऑफ जीनोटाइप। बता चुके हैं, बताओ बेटा टाइप ऑफ जीनोटाइप। टाइप ऑफ जीनोटाइप, जवाब नहीं आया। यस वेरी गुड, अनामिका राजपूत एंड स्मार्टी अंजनी। तो टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 के पावर n। ये हो गया पहला। क्या हुआ बच्चों? पहला आपका हो गया था टाइप ऑफ गैमीट, और बेटा ये था आपका फिनोटाइप, और ये था बेटा क्या चीज? 3 के पावर n, जीनोटाइप। राइट। अब जरा बता दीजिए टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। क्या फार्मूला बताया था टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स का? टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, जल्दी बताइए। यस वेरी गुड, सुशांत, दीपक, खुशी होतवानी, 4 के पावर n। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 4 के पावर n। ये हो गया जाइगोट, और n हो गया हेट्रोजाइगस। चलिए आज का अगला सवाल बताइए, मेंडल का रिजल्ट कब पब्लिश हुआ था? वो कौन सा ईयर था जब मेंडल का रिजल्ट पब्लिश हुआ था? किस ईयर में मेंडल का रिजल्ट पब्लिश हुआ था बच्चों? सानू दिवाकर ने बिल्कुल सही बताया। क्या भाई 1965? कहां से होगा 1965 भैया? मेंडल का रिजल्ट पब्लिश हुआ था 1865। ठीक। अगला सवाल है, मेंडल ने जो अपना काम किया था उसको बहुत लंबे समय तक रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया? क्या क्या रीजन थे? अरे भाई सुदीप देव, 1900 में मेंडल के रूल की रीडिस्कवरी हुई थी। यस बच्चों बताइए जरा। इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि बेटा मेंडल के टाइम पे कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज, इसलिए उनका वर्क पब्लिश नहीं हो पाया। आज की डेट में तो फटाफट फटाफट कम्युनिकेशन हो जाता है। हां ठीक है। और मेंडल ने मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में मैथ्स यूज किया था। यह भी एक नया अप्रोच था, यह भी एक नया अप्रोच था। तो मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज काफी समय तक नहीं हुआ। उसका रीजन क्या था? कम्युनिकेशन इजी नहीं था, वाइडली पब्लिश नहीं हुआ। और अगली बात क्या थी? उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, मैथमेटिक्स में बायोलॉजी यूज किया था। ठीक है। अब जरा बताइए वो कौन सा ईयर था जिसमें मेंडल के रूल की रीडिस्कवरी हुई? किस ईयर में रीडिस्कवरी हुई मेंडल के रिजल्ट की? मेंडल के रिजल्ट की डिस्कवरी, यस 1900। बहुत अच्छा। अब जरा बताइए वो कौन कौन से 3 साइंटिस्ट थे? कौन कौन से बच्चों 3 साइंटिस्ट थे? यस बच्चों, बहादुर बच्चों बताओ 3 साइंटिस्ट। जल्दी टाइप करो, अगर सेलेक्ट होना है तो सब याद करना है। यस जय, ठीक है भाई। तो ये था
टेस्मार्क, कोरेंस एंड डीवरीज, टेस्मार्क, कोरेंस एंड डीवरीज, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जरा सा फटाफट बता दो, जीन टर्म किसने यूज किया? किसने सबसे पहले बच्चों जीन का यूज किया? द टर्म जीन वाज यूज बाई, जीन टर्म, जीन, अरे भाई अंकित राठौर, ऐसे ही गलती करोगे। जॉनसन। और जेनेटिक्स टर्म किसने यूज किया? बेटसन। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा? मेंडल। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग बेटा ऐसा करिएगा, पेज नंबर 80 तक पूरा तैयार कर लीजिएगा। कल हम लोग करेंगे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना? और जरा सा चेकर बोर्ड बना लीजिएगा। अरे भाई समझ में क्या नहीं आ रहा सरफराज खान? जीन टर्म जॉनसन ने यूज किया, जेनेटिक्स बेटसन ने यूज किया, अब फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है भाई। थैंक यू बच्चों। तो बेटा आप लगे रहिए, मई में बेटा बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप टाइम जरा भी बर्बाद मत करिए, ठीक है ना? और बेटा हमने थोड़ा सा आपको पीपीटी इसलिए बनाया था कि इसकी चीज क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो बताओ भैया, साहिवाल काऊ क्लियर हो गया, 9:3:3:1 क्लियर हो गया, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्लियर हो गया, मल्टीपल एलिल क्लियर हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, ये भी क्लियर हुआ, डोमिनेंस में एक करेक्टर अपीयर होता है दूसरा नहीं होता, ये भी क्लियर हो गया बच्चों। और जीन के 2 या 2 से अधिक फॉर्म को एलिल बोलते हैं, होमोजाइगस प्योर होता है, हेट्रोजाइगस इम्प्योर होता है। चलिए तो कल बेटा हम लोग मिलते हैं, अब खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कल ये पीछे का रिवाइज भी कराएंगे और इसके बाद कराएंगे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा बस यही एक चैप्टर है, इसके बाद सारे चैप्टर इजी हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।